नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज यूनिवर्स 1 में। मैं विकास एक बार फिर से आपके लिए भारत के भूगोल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारी सीरीज में रह गया था और मेरे बाद में कुछ फॉलोअर्स ने कमेंट किया कि सर इस पर वीडियो बनना चाहिए, तो उसी टॉपिक पे लेके मैं भारत के प्रमुख बंदरगाह, तट एवं राष्ट्रीय जलमार्ग जो हैं हमारे, उनके बारे में आज आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत का जितना भी दक्षिणी भाग है, उत्तर को छोड़कर गुजरात से लेकर नीचे जाते हुए पश्चिम बंगाल तक, यह सब हमारा समुद्री तटों के किनारे है, जिसे हम लोग प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। जैसे इधर इस साइड हम लोग देखते हैं पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है दोस्तों। तो यहाँ पर ही हमारे क्या है, जहाँ समुद्र होगा वहाँ उसके तट या किनारे होंगे और यहीं पर हमारे बंदरगाह हैं। तो इसलिए मैंने इसका एक जो भारत के दक्षिणी भाग का केवल नक्शा यहाँ मैप बनाया है, शेष का नहीं बनाया क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं थी और बोर्ड छोटा पड़ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बंदरगाह दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बंदरगाह पे बात करेंगे कि आखिर बंदरगाह होते क्या हैं। हमें ये भी तो जानना जरूरी है कि हम जो पढ़ रहे हैं टॉपिक, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो दोस्तों, बंदरगाह क्या होते हैं? जो किसी बड़े जल निकाय के समूह के साथ छोटा सा एक जल निकाय समूह जुड़ा होता है, जहां पर बड़े जलयान या नाव आदि आके ठहर सकते हैं और वहां से हम लोग उन जलयानों या नाव या नौकाओं में लोग चढ़ सकते हैं, हमारे सामान चढ़ सकते हैं, उतारे जा सकते हैं, या हम कहें आ जा सकते हैं। उस स्थान को हम बंदरगाह कहते हैं। तो ये डेफिनेशन है, आप लोग देख सकते हैं। किसी बड़े जल निकाय से जुड़ा ऐसा छोटा जल समूह जहां जलयानों और नावों को खुले पानी से आश्रय मिलता है या ठहराव मिलता है, और यहाँ से लोग व सामान इन जल वाहनों से भूमि पर आ जा सकते हैं। इसे हम बंदरगाह कहते हैं। हिंदी में इसको पत्तन भी कहते हैं दोस्तों, और अगर हम अंग्रेजी की बात करें, इंग्लिश में इसको सी पोर्ट, पोर्ट या फिर हार्बर, HARBOR, हार्बर भी कहते हैं दोस्तों। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे जो प्लेन होते हैं जहाँ रुकते हैं, उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? एयरपोर्ट। तो जब हम लोग ना हमारे नौकायन या जलयान, बड़े शिप, जैसे पानी जहाज बोलते हैं हम लोग, तो दोस्तों वो रुकते से हम उस जगह क्या बोलते हैं? सी पोर्ट। तो भारत में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, हमारे देश में प्रमुख रूप से 13 बड़े जल बंदरगाह हैं और 200 लगभग बहुत छोटे छोटे उनके साथ जुड़े हुए बंदरगाह हैं। तो प्रमुख कितने हैं हमारे यहाँ? प्रमुख 13 बंदरगाह हैं दोस्तों। कभी कभी ये क्वेश्चन बहुत आता है, रेलवे वगैरह में पूछा गया है कि भारत में प्रमुख बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो यह है हमारी 13 और 200 समथिंग छोटे बंदरगाह भी हैं। तो आज हम इन्हीं 13 बंदरगाहों के बारे में पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आज का पहला बंदरगाह हम लोग, पहले मैं क्या करूंगा, मैं आपको एक एक करके 13 ही बंदरगाहों के बारे में बताऊंगा और उनकी डेफिनेशन बाकायदा पॉइंट के साथ वीडियो के लास्ट में ऐड कर दूंगा। ठीक है? तो आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हम लोग भारत के पश्चिमी घाट से पश्चिमी तट से चलेंगे। तो पश्चिमी तट में हमारा क्या है? हमें पता है हमारा जो राज्य पड़ता है गुजरात, और यहाँ पे सबसे एक प्रमुख बंदरगाह है दोस्तों, जिसका नाम है कांडला। ठीक है? तो ये गुजरात में आपका जो पहला बंदरगाह पड़ेगा, उसका नाम है कांडला, कांडला बंदरगाह। दोस्तों, कांडला बंदरगाह गुजरात के कच्छ जिले में पश्चिमी घाट पर स्थित है दोस्तों। तो ये पॉइंट भी मैं लिखता जा रहा हूं, कहां पर है? कच्छ जिले में के पश्चिम में। और दोस्तों, कांडला बंदरगाह भारत का पहला मुक्त व्यापार क्षेत्र बंदरगाह है। कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि मुक्त व्यापार क्षेत्र बंदरगाह पहला कौन सा है? तो वह आपका कौन सा है? कांडला बंदरगाह। और दोस्तों, चूंकि हम देखते हैं कि जो कांडला गुजरात के तट की सीमा सबसे ज्यादा रफ होती है, या खुरदड़ी या भद्दी जो कह सकते हैं दोस्तों, तो यह हमारा एक ज्वारीय बंदरगाह होता है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? ज्वारीय बंदरगाह। तो दोस्तों, कांडला ही हमारा ज्वारीय बंदरगाह है। मैं आपको शब्द ज्वारी के बारे में बताता हूं। कई बार मैंने देखा है कि लोग लिख तो देते हैं लेकिन इसका अर्थ नहीं बताते हैं। तो ज्वारीय क्या होता है दोस्तों? ज्वारीय वह होता है समुद्र तट का वह स्थान जहां पर समुद्र की लहरों का अधिक ऊंचाई तक ठहराव होता है, यानी लहरें बहुत ऊंचाई तक रुकती हैं और लहरों का उठना ही ज्वार कहलाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो
यह एक आपका ज्वारीय बंदरगाह है दोस्तों। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जून 17 में 2017 में हमारे केंद्रीय सरकार, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा कांडला जो आपका सी पोर्ट है इसका नाम बदलने की संस्तुति भी कर दी गई है मित्रों। और इसका जो नाम होगा वो दीनदयाल उपाध्याय। देख लीजिए आप लोग, ये चीज़ कहीं बहुत कम मिलेगी आपको, इसलिए आप लोग देख लीजिए। कच्छ जिले में पश्चिम में स्थित है, पहला मुक्त व्यापार क्षेत्र बंदरगाह है, ज्वारीय बंदरगाह है दोस्तों। और दीनदयाल उपाध्याय जो इसका आगे भविष्य में नाम हो जाएगा, क्योंकि केंद्र के द्वारा इसको संस्तुति दे दी गई है अक्टूबर 17 में, लिख लीजिए 4 अक्टूबर 2017 में। और दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सामान आते हैं ना, कंटेनर्स वगैरह, कार्गो हैंडलिंग होती है जो इनकी, कार्गो लिख लीजिए, कार्गो संचालन में या हैंडलिंग में यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है कार्गो संचालन में, ठीक है। वैसे तो मुंबई है आपका, लेकिन जब कार्गो हैंडलिंग लिख के आ जाएगी भारत का कार्गो हैंडलिंग में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो वह है आपका कांडला बंदरगाह, जो गुजरात के कच्छ जिले में है, या कठियावाड़ तट जो इसका तट है वहाँ पर है। तो ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे दोस्तों, देख लीजिए इसको। और चलिए बढ़ते हैं हम लोग, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, वरना मैं लास्ट में जरूर लिख दूंगा इनको, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पश्चिमी तट पर बंदरगाह जो आपका है दोस्तों, वह है आपका महाराष्ट्र, जो गुजरात के नीचे महाराष्ट्र है यहाँ पर है, और इसका नाम है मुंबई, ठीक है दोस्तों। अब मुंबई यहां पे भी लिख देते हैं हम लोग। दोस्तों मुंबई जो आपका सी पोर्ट है वह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, और बड़े के साथ साथ दोस्तों यह भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह भी है। तो आप लोग पहला पॉइंट लिखेंगे, बड़ा एवं व्यस्त, सबसे लिख लीजिए यहां पे बंदरगाह है। और कैसा है यह प्राकृतिक है। बंदरगाह भी दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जो प्राकृतिक रूप से हमारे होते हैं, और दूसरा जो कृत्रिम में मशीनीकृत करके हम लोग बना देते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो यह प्राकृतिक सबसे बड़ा एवं व्यस्त बंदरगाह है दोस्तों। और यह उल्लास नदी के दक्षिण भाग या दक्षिण मुहाने पर, कहां पर है ये उल्लास नदी के दक्षिण बहाने पर है। और जो द्वीप है ये सालसट करके एक द्वीप है यहां पर है, ठीक है, सालसट द्वीप पर। तो दोस्तों ये तो 2 बात थी कि मुंबई हमारा सबसे बड़ा एवं व्यस्त प्राकृतिक बंदरगाह है, और यह उल्लास नदी के दक्षिण मुहाने पर सालसट द्वीप पर है दोस्तों। और इसकी व्यस्तता को देखकर ही इसे हम भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, ठीक है, भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है मुंबई बंदरगाह को। यह भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चौथा समझिए, यह इतना व्यस्त है, या सबसे ज़्यादा व्यापार भारत का मुंबई बंदरगाह से होता है दोस्तों, कि जो सभी बंदरगाहों से जो कारोबार होता है उसका 20% या 20% जो व्यापार है मुंबई से ही होता है। तो लिख लीजिए 20% से अधिक व्यापार होता है। क्वेश्चन आते हैं कि सबसे ज़्यादा बिजी क्या है और कितना प्रतिशत लगभग व्यापार भारत का इस बंदरगाह से होता है, तो 20% से अधिक व्यापार होता है। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर मैं नाम की बात करूं तो इसका जो वहाँ पे आधिकारिक नाम होता है वह फ्रंट वे लिया जाता है, फ्रंट बे, ये नाम है इसका, फ्रंट बे मुंबई का आधिकारिक नाम है, ठीक है, फ्रंट वे मुंबई एयरपोर्ट सी पोर्ट का। तो ये तो दोस्तों थे मुंबई सी पोर्ट के बारे में, कि सबसे भारत का सबसे व्यस्त और सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है पश्चिमी तट का, और उल्लास नदी के तट पर मुहाने पर दक्षिण भाग में है, भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं हम इसको। 20% से अधिक व्यापार होता है और इसका आधिकारिक नाम फ्रंट बे है। चलिए बात करते हैं हम आगे। तो इसको याद करना है मुंबई को, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसके बाद में भी आपको लगा दूंगा। अब बात करेंगे हम लोग भारत के अपने तीसरे बंदरगाह के बारे में, जिसका नाम है
न्याहवा सोबा। और ये कहाँ है? यह भी आपका महाराष्ट्र में ही है, न्याहवा सोबा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि मुंबई बंदरगाह जो इतना व्यस्त है, इसलिए भारत सरकार के द्वारा इसकी व्यस्तता और इस पर होने वाले व्यापार के दबाव को कम करने के लिए एक बंदरगाह कृत्रिम रूप से निर्मित किया गया है। तो आप लिख लीजिए, मुंबई की व्यस्तता को कम करने के लिए इसका निर्माण हुआ है। और दोस्तों यह एक आधुनिक और सर्व सुविधा युक्त बंदरगाह है, क्योंकि यह बनाया गया है तो कोशिश करी गई है कि सभी सुविधा उसमें दी जाए। तो आप यह भी पॉइंट एक लिख सकते हो, आधुनिक एवं सुविधा युक्त बंदरगाह है। और दोस्तों अगर नाम की बात करें तो न्याहा सोबा बंदरगाह को ही हम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं। और दोस्तों अगर मैं बताऊं तो अब जो मुंबई के बाद सबसे ज़्यादा जो बिजी हो गया है यह न्याहा सोबा ही है। ये भी बहुत काफ़ी व्यस्त हो गया है। लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा इसमें ही जो व्यापार हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी इसका नाम हम लोग रखते हैं। और यहाँ से ज़्यादातर जो शुष्क उत्पाद हैं उनका निर्यात होता है। तो दोस्तों यह तो था हमारा तीसरा, जो महाराष्ट्र में ही न्याहवा सोबा है। अगर इसके तट की बात करें, इसके बाद में आपको तट भी बताऊंगा कि जो बंदरगाह पढ़ रहे हैं इनके तटों के नाम क्या है, किनारे। तो अगर लिखना चाहते हो तो आप लिख लीजिए, कोंकण तट पर है। इसके तट का नाम क्या है? कोंकण तट पर स्थित है। तो ये तो था हमारा न्याहवा सोबा सी पोर्ट या बंदरगाह, जो मुंबई की व्यस्तता को कम करने के कारण भारत सरकार के द्वारा इसका निर्मित किया गया। इसलिए यह एक कृत्रिम या मानव निर्मित बंदरगाह है और आधुनिक होने के साथ साथ सभी सुविधा युक्त बंदरगाह है। इसका एक उपनाम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी है और यह एक मुंबई के कोंकण तट पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे चौथे बंदरगाह के बारे में हम लोग जानेंगे इसके लिए। और अब दोस्तों मुंबई के और कर्नाटक के बीच में एक छोटा सा राज्य भी आता है, हम लोग जानते हैं भारत का, जिसका नाम है आपका गोवा। और गोवा में जो बंदरगाह पड़ता है उसका नाम है मुर्मू गोवा भी बोलते हैं, इसको मारमा गोवा भी बोलते हैं। तो आप लोग लिख लीजिए, मारमा गोवा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। मारमा गोवा या गोवा, जैसा भी आपको लिखना है, मुर्मू गोवा भी इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग। तो दोस्तों गोवा का शब्द नाम ही होता है सुंदरता के लिए, हम लोग जानते हैं भारत में। तो यह भारत का सबसे प्राकृतिक सुंदर क्या है, ये बंदरगाह है, सबसे सुंदर प्राकृतिक बंदरगाह है। नंबर 2 कहाँ पे? कन्नड़ तट में लग जाता है दोस्तों। यह कर्नाटक के साथ में पश्चिमी तट पर ही है। आप लोग लिख लीजिए, गोवा में पश्चिम तट पर है। और इसका कुछ खास नहीं है दोस्तों, इसलिए इसके 2 ही पॉइंट है कि भारत का सबसे प्राकृतिक सुंदर बंदरगाह है, भारत के पश्चिम में कन्नड़ तट पर स्थित है और इसका नाम मारमा गोवा है, जो भारत के गोवा राज्य में आता है। ठीक है दोस्तों, यह तो था हमारा चौथा। मैं नंबरिंग कर देता हूँ। पहला कांडला डाला मैंने, दूसरा मुंबई, तीसरा न्याहवा सोबा, चौथा मारमा गोवा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग आएंगे अपने कर्नाटक राज्य में दोस्तों। और कर्नाटक राज्य में हमें पता है कि भारत का एक बहुत ही प्रमुख बंदरगाह पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं न्यू मंगलौर, जो कर्नाटक का एक स्थान है, मंगलौर। ठीक है दोस्तों, तो इसका हेडिंग डालेंगे हम लोग, इसके बारे में जानेंगे, न्यू मंगलौर। दोस्तों न्यू मंगलौर जो है, इसका एक प्राचीन नाम भी है या इसे उपनाम भी है। इसे हम लोग पदमपुर पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, नाम से। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं आपको इनके सभी उपनाम बताता चलूं,
जो ज़्यादातर वीडियो या ज़्यादातर किताबों में मिसिंग होते हैं, और क्वेश्चन जो आप बनते हैं दोस्तों वो प्राय ऐसे ही आपको क्वेश्चन उठाए जाते हैं, क्योंकि ये तो पूछा नहीं जाएगा कि न्यू मंगलौर कहाँ पे है, सीधा सीधा इंसान उत्तर दे देगा कि कर्नाटक में है। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि किस बंदरगाह को पदमपुर बंदरगाह भी कहा जाता है, तो वह है आपका न्यू मंगलौर। और दोस्तों इसकी एक खास बात है, जो भारत के पश्चिम में कोंकण तट पर स्थित है, कन्नड़ तट पर, कन्नड़ तट, जैसे हम लोग कोणार्क तट भी कहते हैं, इस तट का जो नाम है अभी मैं बना दूंगा, कोणार्क तट पर स्थित है। और सबसे एक मेन जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कंदरमुख खान से लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है, तो वह कंदरमुख खान कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में ही पड़ता है दोस्तों। तो आपको याद रखना है कंदरमुख खान से लौह अयस्क इसी बंदरगाह से निर्यात होता है। तो यह 3 पॉइंट थे इसके। पदमपुर पोर्ट नाम से भी जानते हैं हम इसको, कन्नड़ तट या कोणार्क तट पे भारत के पश्चिम में स्थित है, और कंदरमुख खान से जो लौह अयस्क का निर्यात होता है वह आपके न्यू मंगलौर, जो आपका यहाँ 5वां बंदरगाह मैंने लिखा है, इससे ही निर्यात होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 6वें बंदरगाह की ओर, जो दक्षिण का पश्चिम में जो है, हमारे भारत के दक्षिण पश्चिम में, लास्ट मान लीजिए इस तट पर, जो आपके मालाबार तट में स्थित है, और जिसका नाम है दोस्तों कोच्चि। इसे कोचीन भी कह देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे कोच्चि बंदरगाह भारत के केरल राज्य में स्थित है, और लिख लीजिए यहाँ पर, भारत के केरल राज्य में स्थित है दोस्तों। दूसरा, यह सबसे बड़ा शिपयार्ड, मैं भी बता रहा हूँ शिपयार्ड क्या होता है, बंदरगाह है दोस्तों। शिपयार्ड का मतलब जहाँ पर शिपों की या जहाज़ों की मरम्मत होती है, तो उसके लिए जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वह आपका केरल में है, कोच्चि। ठीक है, और यह जो जिस तट पर है, यह कहाँ पर है, मालाबार तट पर स्थित है। इस तट का नाम होता है मालाबार तट पर है। और चौथी बात हम लोग कर रहे हैं दोस्तों, पहला सबसे बड़ा हमने बता ही दिया है कि कैसा बंदरगाह है, शिपयार्ड बंदरगाह है। ठीक है, और यह कहाँ पर है, तो यह वेलिंगटन एवं बलारपदम जो द्वीप हैं आपके, वहाँ पर द्वीपों के मध्य में है। केरल में 2 द्वीप हैं, वेलिंगटन एवं बलारपदम, और वेलिंगटन द्वीप में मैंने बताया था बॉम्बे नाट जो आपका है, यही वेलिंगटन द्वीप पर है। तो ये वेलिंगटन और बलारपदम द्वीपों के मध्य में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह है, और भारत के केरल राज्य पर मालाबार तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो यह हो गए हमारे भारत के दक्षिण के जो पश्चिम में हमारे बंदरगाह आते हैं 6, वह हो गए हैं। अब चलिए हम लोग आएंगे अपने पूर्वी तट की ओर। ठीक है, और पूर्वी तट की ओर सबसे हमने पहले बात करेंगे, हम लोग नीचे से ही चलेंगे दोस्तों, यहाँ से ही। तो सबसे पहले आ जाता है भारत के तमिलनाडु में, सबसे पहले आएगा आपका तूतीकोरिन। तूतीकोरिन, ठीक है दोस्तों, 7वां बंदरगाह है आपका, प्रमुख बंदरगाह है यह तूतीकोरिन। तो दोस्तों यह है भारत के तमिलनाडु में, तमिलनाडु राज्य में स्थित दूसरा सबसे बड़ा कैसा है, कृत्रिम बंदरगाह है दोस्तों। ठीक है, यह सब बनाए गए हैं बाद में, किसी ना किसी की व्यस्तता कम करने के कारण इन बंदरगाहों का निर्माण किया गया है। तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित भारत का सबसे दूसरा, और यह कहाँ पर है, चेन्नई जो यहाँ पर अभी सीपोर्ट आएगा उसके दक्षिण में नीचे की ओर है दोस्तों, कृत्रिम बंदरगाह है। तो यह तो था आपका तूतीकोरिन बंदरगाह दोस्तों, और यह कहाँ पर है, भारत के तमिलनाडु राज्य में है। ठीक, और अगर इसकी बात करें तो इसका भी एक बार केंद्रीय
केंद्र सरकार के द्वारा इसका भी नाम बदला गया है जनवरी 2011 में दोस्तों, और इसका नाम जो परिवर्तित नाम है वो हो गया है BR चिदम्बरनार। ठीक है, BR चिदम्बरनार बंदरगाह अब इसे कहा जाएगा। और कब बदला गया है? जनवरी 2011 से। कहा तो अभी तक हम लोग तूतीकोरिन के नाम से ही पढ़ते हैं प्राय किताबों में, लेकिन अगर कहीं पूछ दिया जाता है कि BR चिदम्बरनार किस बंदरगाह का परिवर्तित नाम है, तो वह है आपके भारत के तमिलनाडु राज्य के यहाँ पर जो कोरोमंडल तट पड़ता है दोस्तों, यहाँ लिख भी लीजिए आप अगर लिखना चाहें, कोरोमंडल तट पर स्थित है। ठीक है, पूर्वी पर कोरोमंडल तट पर है। तो इसका नाम नया क्या हो गया? BR चिदम्बरनार बंदरगाह। ठीक है, तो यह था हमारा तूतीकोरिन बंदरगाह जो भारत के पूर्वी तट पर कोरोमंडल तट में पड़ता है, भारत के तमिलनाडु राज्य पर। चलिए अब बात कर, और यह भारत का पूर्व का जो दूसरा सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। अब हम बात करेंगे भारत के अब 8वें बंदरगाह के लिए, जिसका नाम है चेन्नई। यह भारत के सबसे प्राचीन बंदरगाहों में से एक है दोस्तों, और पूर्वी तट का बहुत व्यस्त बंदरगाह था। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए प्राचीन बंदरगाह में एक है, प्राचीन कृत्रिम लिखिए। ठीक है, प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह है। इसे प्राचीन नाम इसका मद्रास बंदरगाह भी था जब तक इसका चेन्नई नहीं पड़ा था दोस्तों, और यह भी कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में ही है। कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में है। और दोस्तों यह भी दूसरा सबसे बड़ा यातायात घनत्व वाला, लिख लीजिए यातायात घनत्व के रूप में, यातायात घनत्व में दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहाँ पर यातायात घनत्व जो है, संख्या बहुत ज़्यादा में यातायात होता है, दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। कौन सा है? हमारा चेन्नई। तो ये कहाँ पर है? तूतीकोरिन के थोड़े से ऊपर, यहाँ लिख लीजिए आप लोग, चेन्नई। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट 9वें नंबर पे जो हमारा आता है हमारा बंदरगाह। इसके नंबरिंग कर दीजिए यहाँ पर, यह आपका था 7वां, यह 8वां, और ये आ गया आपका 9वां। इसका नाम है एन्नौर। एन्नौर, यहाँ आधा ना है ये, फिर ये पूरा ना है दोस्तों। जो एन्नौर है हमारा, लिख लीजिए यहाँ पर, एन्नौर बंदरगाह को भारत के चेन्नई बंदरगाह की व्यस्तता को कम करने के लिए बनाया गया, और यह चेन्नई से 20 किलोमीटर उत्तर की ओर है। और यह भी कहाँ पड़ता है आपका? कोरोमंडल तट पर, कोरोमंडल तट पर स्थित है एन्नौर। ठीक है, और यह भी एक हमारा कृत्रिम बंदरगाह है दोस्तों। यहाँ याद रखना, पूर्वी तट में केवल विशाखापत्तनम जो अभी आपका आएगा वह भारत का सबसे प्राकृतिक बंदरगाह है, और दोस्तों वह सबसे गहरा बंदरगाह भी है, वो मैं भी अभी बता रहा हूँ नेक्स्ट। यहाँ लिख लीजिए, यह जो एन्नौर है यह भी आपका कैसा है? कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा भारत का 9वां प्रमुख बंदरगाह जिसका नाम था एन्नौर। और ये तीनों ही हमारे 3 बंदरगाह आते हैं यहाँ पर तमिलनाडु स्टेट में, और ये सब किसमें आते हैं? कोरोमंडल जो आपका तट है, मैं अभी नाम बताऊंगा इनके जब मैं तट बताऊंगा इसके बाद। चलिए बात करते हैं हम अपने भारत के 10वें प्रमुख बंदरगाह के लिए, जिसका नाम है विशाखापत्तनम। इसे हम लोग वाईजैग भी कहते हैं दोस्तों, और यह है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में है कि विशाखानगर जो विशाखापट्टनम जो महानगर है वहाँ पर है। और दोस्तों यह भारत का पूर्वी तट का प्राकृतिक बंदरगाह है, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, एवं यह सबसे गहरा बंदरगाह है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर जो तट है बहुत गहरा है, यहाँ लगभग 15 मीटर तक इसकी जो गहराई जल की मानी गई है दोस्तों। तो यह तट की, तो यह क्या है? भारत का प्राकृतिक बंदरगाह तो है ही पूर्वी तट का, और सबसे गहरा बंदरगाह है। क्या नाम इसका? यहाँ पे लिख लीजिए, विशाखापट्टनम।
चलिए अब बात करेंगे हम लोग विशाखापट्टनम के बाद ये हमारा भारत का कौन से नंबर का था, 10वां प्रमुख था। अब हम लोग 11वें नंबर के बंदरगाह के बारे में बात करेंगे दोस्तों। और एक चीज़ और इसमें रह गई है दोस्तों, लिख लीजिए। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, आरआरबी रेलवे में भी पूछा गया है कि डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है, तो वह विशाखापट्टनम ही है। डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे कई बार आता है दोस्तों। और तो इसकी क्या क्या खासियत हो गई, भारत का सबसे प्राकृतिक गहरा बंदरगाह जो है वह विशाखापट्टनम है। डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे भी जिस बंदरगाह का नाम आता है वह विशाखापट्टनम ही है। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम महानगर में भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट बंदरगाह के बारे में, जिसका नाम है आपका, जो हमारे ओडिशा राज्य में पड़ता है, जिसका नाम है पारादीप। सॉरी। अब दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो पारादीप आपका बंदरगाह है यह महानदी जो नदी है और बंगाल की खाड़ी कि कहाँ जाइए मिलते हैं ना, इनके संगम पर है, इनके संगम पर स्थित है। और दोस्तों यह मूल रूप से जापान के साथ लौह अयस्क का निर्यात करने के लिए निर्मित किया गया है। ठीक है, तो लौह अयस्क के निर्यात के लिए निर्मित यह कृत्रिम है, ये भी निर्यात हेतु किसके साथ, जापान के साथ बनाया गया है। और इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी कभी कभी मैं बता दूं आपको, जो प्रयोग की जाती है कि भूल ना जाए, कि पर लगा के उड़ गई, कहते हैं ना कि तितली पर लगा के उड़ गई, तो पर से हो जाएगा पारादीप, पर के साथ उड़ गई या कुछ ही पर लगा के उड़ गई, और उड़ से होता है आपका उड़ीसा। तो पारादीप कहाँ पड़ता है आपका, उड़ीसा में, महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। मुख्यतः रूप से लोहा इसका यहाँ से निर्यात होता है जापान के साथ, देख लीजिए आप। और ये भारत के उत्तरी सरकार या उत्तर सरकार के तट पर आता है। ठीक है दोस्तों, और यह कैसा है आपका, गहरे पानी वाला बंदरगाह है, यह भी आप लिख सकते हैं इसके साथ, क्या, गहरे पानी वाला बंदरगाह है, तो ये तो था हमारा 11वां बंदरगाह, जिसका नाम था पारादीप, और जो उड़ीसा राज्य में है। अब हम लोग बात करेंगे हमारे पश्चिम बंगाल में, जिसका नाम है कोलकाता या कलकत्ता भी बोल लेते हैं, कोलकाता। और इसके साथ ही एक सहायक बना है यहाँ पे, जिसका नाम है हल्दिया। ठीक है दोस्तों, तो हल्दिया को आप लोग 13वां बंदरगाह नहीं कहेंगे, ठीक है, ये 12वें बंदरगाह में जुड़े जाते हैं दोनों, कोलकाता और हल्दिया, क्योंकि ये कोलकाता की व्यस्तता को कम करने के लिए बना दिया गया है। ठीक, तो अब 13वां बंदरगाह है, कौन सा है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह के बारे में, जो हमारा 12वां बंदरगाह प्रमुख है कोलकाता। दोस्तों यह एकमात्र नदीय बंदरगाह है। नदीय बंदरगाह का मतलब, नदीय बंदरगाह है, अब क्यों है, क्योंकि ये हुगली नदी के मुहाने पर है, हुगली नदी के मुहाने पर है। और इसे हम लोग जब कोलकाता बंदरगाह की बात करते हैं तो इसे हम लोग पूर्व का प्रवेश द्वार भी कह देते हैं, क्योंकि ये पूर्वी घाट पर है। और वो कौन सा होता है, कोलकाता हल्दिया को। और यह नदी बंदरगाह है हुगली नदी के मुहाने, यहाँ पे हुगली नदी आती है, हमने बताया था, जो गंगा से एक धारा अलग हो जाती है, गंगाई की नदी है वो, और इसलिए इसको हुगली नदी के मुहाने पर है। और कहाँ पर है ये, भारत के पश्चिम बंगाल में राज्य में है। और इसके जो तट का नाम लोग दीघा तट भी कह देते हैं, वैसे इसका उत्तर सरकार तट में ही आता, लिखना चाहे तो लिख लीजिए, दीघा तट पर स्थित है। तो यह तो था हमारा कोलकाता बंदरगाह दोस्तों, नदी बंदरगाह है, हुगली नदी के मुहाने पर है, पश्चिम बंगाल राज्य में, और दीघा तट पर स्थित है। चलिए बात करते हैं इसके एक सहायक, जो इसका एक सहायक और होता है दोस्तों, जिसका नाम है हल्दिया। क्या नाम है, हल्दिया बंदरगाह।
दोस्तों यह कोलकाता का सहायक बंदरगाह है, लिख लीजिए, सहायक बंदरगाह है किसका? कोलकाता का, क्योंकि उसकी व्यस्तता को कम करने के लिए इसको बनाया गया है। और दोस्तों इसमें एक चीज़ और विशेषता है, यहाँ पर हम जो कंटेनर या कार्गोज हैं उनको कंप्यूटरीकृत रूप से भी खाली कर सकते हैं। तो लिख लीजिए आप, कंप्यूटरीकृत से खाली करने की सुविधा भी इस बंदरगाह पर है। तो दोस्तों ये तो थे हमारे गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक हमारे प्राय 12 जो प्रमुख बंदरगाह हैं, इसके बारे में आपको बता रहा था, हल्दिया तक। अब जो 13वां बंदरगाह है वह हम कहाँ पर है? आप कहोगे ये तो 12 ही बताए हैं आपने, तो वह पड़ता है हमारे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो जो पोर्ट ब्लेयर है हमारा आज का 13वां बंदरगाह कौन सा है? प्रमुख पोर्ट ब्लेयर। ठीक है दोस्तों, तो इस पोर्ट ब्लेयर के बारे में हम कुछ पॉइंट जानेंगे दोस्तों। यह कहाँ पर है? अंडमान एवं निकोबार पर है, भारत के दक्षिणी तट पर, जो बिल्कुल लास्ट पूर्व में पड़ता है जाके। और इसको 2010 में 13वें बंदरगाह की मान्यता मिली। और यह सबसे यंगेस्ट या नया, जो भी आप कह सकते हैं, छोटा भी, छोटा कह दीजिए आप, सबसे छोटा बंदरगाह अगर कोई पूछता है तो वो है पोर्ट ब्लेयर है, लिख लीजिए, छोटा बंदरगाह है। तो दोस्तों ये तो थे आज के हमारे भारत के 13 जो मुख्य प्रमुख बंदरगाह है। ये आप देख सकते हैं, एक बार फिर से मैं इनको रिपीट कर दे रहा हूँ, सब लोग एक बार ध्यान से देख लें। कांडला, मुंबई, न्यावा सोबा, मार्मागोवा, न्यू मंगलोर, कोच्चि, तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नौर, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता एंड हल्दिया, पोर्ट ब्लेयर। एक पॉइंट और रह गया दोस्तों, कोलकाता के बारे में आपको बता दूं, जो कोलकाता है इसका भी नाम परिवर्तित होने की अनुमति इसकी 150वीं वर्षगांठ पर दे दी गई है। कोलकाता के बारे में बता दूं आपको, और इसका जो नया नाम होगा वो पंडित श्यामा दास मुखर्जी, श्यामा दास मुखर्जी। अब ये नया नाम हो जाएगा जो इसकी 150वीं वर्षगांठ पर केंद्र के द्वारा बदला गया है, केंद्र द्वारा परिवर्तित है। ठीक है, तो कोई पूछ दे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह अब किस बंदरगाह का परिवर्तित नाम होगा, तो वह है कोलकाता और हल्दिया, क्योंकि ये बंगाल से ही थे श्यामा दास मुखर्जी, इसलिए आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक से आते बंगाल से थे, और बंगाल में कौन सा पड़ता है? कोलकाता। तो ठीक है, उनसे ही रिलेटेड होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये तो थे हमारे बंदरगाह 13। अब चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे जो तट हैं जिनके किनारे पर ये बंदरगाह हैं। गुजरात हमारा काठियावाड़ तट के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो भारत के पश्चिम में ये महाराष्ट्र में कोंकण तट है। इसके बाद कर्नाटक और गोवा हमारा कन्नड़ या कोनाड तट के अंतर्गत आता है। केरल मालाबार तट है, और तमिलनाडु का पूरा क्षेत्र कोरोमंडल तट है जो पूर्व में है, और इसके बाद उत्तरी सरकार तट विशाखापट्टनम से लेके पश्चिम बंगाल तक है। चलिए बात करते हैं अब हमारे राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में। हम भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग एक प्रयागराज इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक पश्चिम बंगाल तक है, जिसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है, और यह भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की बात करें दोस्तों तो NW2 नेशनल वाटरवे 2 असम में है, और जो सादिया से लेकर धुबरी घाटी तक है, और जिसकी कुल लंबाई 891 किलोमीटर है। तीसरे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें दोस्तों तो यह केरल में कोटापुरम से कोल्लम में है, 205 किलोमीटर, और राष्ट्रीय जलमार्ग 4 आंध्र प्रदेश से बियावाड़ा से मुक्त्याला तक है। और अब कुछ महत्वपूर्ण बातों करेंगे हम लोग दोस्तों, जिनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। भारत का ज्वरीय एवं मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह कांडला गुजरात है। भारत का सबसे व्यस्त एवं बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, जिसे प्रवेश द्वार भी कहते हैं, मुंबई है। डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे का बंदरगाह विशाखापट्टनम, और भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह कोच्चि केरल में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत का प्राकृतिक एवं सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है, और भारत का सबसे ज़्यादा जो बंदरगाह वाले शहर है जो कहते हैं कहाँ सबसे ज़्यादा बंदरगाह है, वो हमारे मुंबई में है। भारत का एकमात्र नदीय बंदरगाह जो है कोलकाता है, जो हुगली नदी के मुहाने पर है दोस्तों। और भारत का सबसे छोटा यंगेस्ट बंदरगाह जिसे बोलते हैं पोर्ट ब्लेयर, जिसे 2010 में 13वें बंदरगाह के रूप में मान्यता दी गई।